petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Peshawar High Court. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld. आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। हम इलेक्शन हर हाल में लड़ेंगे, हम बिल्कुल खाली मैदान नहीं देंगे कि पीटीआई को बिल्कुल हिस्सा लेने दिया जाए और उनका सिंबल भी होना चाहिए जो बैट बल्ला है या जो भी वो है। 10 मई के वाक़या में लोग जो शामिल हैं उनके अलावा बाकी तमाम लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए और बल्ले का निशान भी होना चाहिए। This petition बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9288 के साथ मैं हूं शाहिद रंद। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की समाअत में बिलाखिर यह फैसला हो गया कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में इंतखाबी निशान बल्ला बैलेट पेपर पर मौजूद नहीं होगा। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने इस फैसले पर नज़रसानी की अपील दायर करने की भी बात की है। साथ में उन्होंने सियासी मैदान में भी मौजूद रहने का इंदिया दिया है और कहा है कि इंडिपेंडेंट हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो सियासी मैदान में मौजूद रहेंगे। मेरी ज़ाती राय में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद के बाद जिस तरह से गैर सियासी फैसले किए थे उसके बाद ये भी गुमान था कि इस फैसले के बाद कहीं इंतखाबात का बाइकाट कर सकती है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कोई अभी तक इम्कान नजर नहीं आता और ऐसा कोई जेस्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं दिया। आज इस सारी सूरत-ए-हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब। इसके बाद सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट में हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास, पीजे मीर और नसरुल्लाह मलिक साहब। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब से। रऊफ साहब, खुश आमदीद कहता हूं आपको शो में। और सबसे पहला सवाल, कल की सूरत हाल के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है? हम इलेक्शन में हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम बायकॉट नहीं करेंगे और पूरी अपनी पॉलिटिकल सख्त के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की और इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स की और बल्ले का जो एक स्ट्रगल था, बिलाखिर कल ये फैसला हो गया कि बल्ला आपके पास नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देखती है? हमें इसका एहसास था कि यही फैसला आएगा, हमें बहुत पहले से पता था और ये कोई सरप्राइज नहीं था। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, तकलीफ दे है कि इस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं क्योंकि वो रियासत के लिए ठीक नहीं है। जब एक ऐसी पोलिटिकल पार्टी को जो कि पीटीआई है, जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त है एंड दी ओनली पार्टी जिसकी फेडरल बेसिस है, चारों सूबों में वो मौजूद है, फेडरल कैपिटल में भी। और हमारे अंदाजे के मुताबिक इस फैसले से पोटेंशली 10 करोड़ तक आवाम जो है वो डिसएनफ्रेंचाइज हो सकते हैं। तो ये कोई पसंद आने वाला फैसला तो है नहीं है, तकलीफ से फैसला है। लेकिन हमें चूंकि एहसास था कि यही होना है तो हम उसके लिए तैयार थे, हम तैयार हैं एंड वी वांट टू गो पास्ट इट नाउ, वी वांट टू हेड टुवर्ड्स द इलेक्शन। जब आप कह रहे हैं कि आप तैयार थे ज़हनी तौर पे और आपको अंदाजा था यही फैसला आएगा, फिर नजरसानी की अपील की बात करना, वो गौहर साहब ने की है। एक हमारे पास आई नो जी, बिल्कुल बिल्कुल, और उनका बहुत एहतराम है। हमारे पास वो एक ऑप्शन मौजूद है, हम उसको एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, वो मेरा ख्याल है कि अभी हमने डिसाइड करना है, वो पार्टी फोरम के ऊपर डिसाइड होगा। मुझे अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो मेरा ख्याल है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कल जो पार्टी चेयरमैन ने अनाउंस किया वो विदाउट अनाउंस नहीं किया उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। एक्सरसाइज करना है या नहीं उसका उसका तो फैसला पार्टी फोरम पे होगा ना, उसको लेके आएंगे तो पार्टी डिस्कस करेगी तो उसके बाद फैसला होगा। आपके ख्याल में कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप कह रहे हैं कि आपको अंदाजा था यही होगा, ये अंदाजा क्यों था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? आप देख लीजिए पिछले 2 साल से, जब से तकरीबन 2 साल से जब से खान साहब की हुकूमत को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल तरीके से हटाया गया है, उसके बाद आप सब फैसले देख लीजिए, कोई फैसला उठा के देख लीजिए, कोई भी फैसला जो है वो आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक नहीं हो रहा, वो कंपल्शंस जो हैं उनकी बेसिस के ऊपर हो रहा है। और पाकिस्तान के तमाम अदारे इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मोस्ट नोटेबली द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो एक सर्वाइल रोल जो है सर्वाइल रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट नहीं है फैसले करने में और मुझे नहीं नज़र आता कि काफ़ी अरसे तक वो इंडिपेंडेंट हो सकेंगे, वो या बाकी अदारे जो हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चूँकि हमारे साथ ये बीत रही थी तो हमारे लिए अंदाज़ा लगाना जो था वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। सो हमें पता था कि नेगेटिव फैसला आएगा। वो डिटर्मिन्ड हैं कि हमारे बाजू तोड़ें, हमारी टांगें तोड़ें, हमें वो मेम करें, हमें वो बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं लूला लंगड़ा करके वो शायद हमें उस वक्त इलेक्शन तक जाने दें। मैं ज़ाती तौर पे फील करता हूँ कि शायद उस हालत में भी हमें इलेक्शन तक ना जाने की आपने अब भी रोकने की कोशिश करेंगे। और भी आपने इब्तदाई पॉइंट लिया कि खान साहब की हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से
सुप्रीम कोर्ट का बेंच जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में उस वक्त के चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि वो जो नो कॉन्फिडेंस थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल और एक आईनी तरीकाकार था। वो भी उतने ही मजबूर थे जितने के करंट जजेस हमारे मजबूर हैं। सही। जब एक कंस्पिरेसी के तहत आप हुकूमत जाती है तो फिर उसमें बहुत सारे इदारों को जो है ना उनको हम आहंग बनाया जाता है, फिर ये ऐसा काम किया जाता है, तो उनसे भी हम कोई और उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए थे कि वो कुछ कहेंगे। ठीक, लेकिन बहुत सीरियस इल्जाम। ये as I said, I use the word unfortunate. Unfortunate जो रियासत जो है वो चंद सतूनों पे कायम है। अगर वो सतून जो है वो वॉबल करेंगे तो रियासत वॉबल करेगी। बिल्कुल ठीक। और वो कमजोर होगी। बिल्कुल। और एक वक्त आ सकता है कि वो गिर भी जाए। बिल्कुल ठीक। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तकलीफ दे फेल है। रऊफ हसन साहब, एक चीज जो नजर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो गुज़िश्ता 2-2.5 साल की सिचुएशन है, उसमें हर चीज को सिर्फ नैरेटिव की बुनियाद पर लेकर चलने से तो रिलीफ नहीं मिल सकता। अदम एतमाद के बाद अमरीकी साजिश का बयानिया हो, 9 मई के मामलात पर भी आपका बयानिया हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट में भी कल जो भी हेयरिंग पे गुज़िश्ता 2 रोज हमने भी उसे ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के सामने रखे, अगर आप कहें तो मैं आपके सामने रख सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट आपसे ये सवाल करती है कि पार्टी आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाया, आपके वकील उससे इत्तफाक करते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर बदनीयती का जब इल्जाम लगाया जाता है तो उसे साबित करने को जब सुप्रीम कोर्ट कहती है उसे वापस लिया जाता है। उसके बाद जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2021 में कराने का मौका आपके पास था, आप नहीं करवा सके। इम्तियाजी सलूक कैसे हुआ आपके साथ? देखिए, जब आप कोर्ट रूम में खड़े होते हैं तो वो कोर्ट रूम का जो एक कंपल्शन होती है उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है। अगर जजेस ने, हमारे लॉयर्स ने अगर ऐसी को बात की है तो उनकी कोई लीगल कंपल्शन होगी जिसकी वजह से शायद वो मामला को आगे बढ़ाना चाहते हो कि जी आगे बढ़ के कुछ हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के पार्टिजान होने के सिलसिले में आपने बात की है, हम इलेक्शन करवाते रहे हैं वक्त के ऊपर, ये कहना कि इलेक्शन नहीं करवाए वो गलत है। हाँ, उसको कंसिस्टेंटली जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी न किसी वजह की वजह से उसको रिजेक्ट करती रही है। हमने इलेक्शन पहले भी करवाए थे, वो उसके जी इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्यों करवाए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करवाने चाहिए थे। जस्टिस वजीउद्दीन के इलेक्शन आपकी पार्टी के अंदर प्रॉब्लम बने? सर, मैं उस इलेक्शन को कंडक्ट करने वाला हूँ। आई वॉज दी सेक्रेटरी ऑफ दी PTI's इलेक्शन कमीशन। आई कंडक्टेड दोज इलेक्शन 1.5 साल तक। कोई पार्टी के उस इलेक्शन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। पोस्ट इलेक्शन कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें कि वजीउद्दीन साहब लाइक एन ओल्डर ब्रदर टू मी, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग खान साहब ने भी उन इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया जो आज आपकी लीगल टीम। हामिद खान साहब चेयरमैन थे सर उसके, किसने कौन कहता है कि उन्होंने तस्लीम नहीं? उन्होंने भी बहुत से सीरियस एलिगेशन। बिल्कुल नहीं ऐसी स्टेटमेंट, मैं उनसे डेली रास्ते में हूँ। He was the chairman of the election commission, I was the secretary and I was conducting the elections. क्यों किसी स्टेज के ऊपर हामिद खान साहब ने ऐसी बात नहीं की? जस्टिस वजीउद्दीन साहब की जो फाइंडिंग्स थी उनको इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं था उस वक्त के तकाजों के मुताबिक। क्यों नहीं था पॉसिबल? कुछ हैं, कंपल्शंस होती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में कंपल्शंस होती हैं, और उन्होंने तरीन साहब की तरफ उस वक्त उंगलियां उठाई। मैंडेट जो उनको दिया गया था उससे तजावुज किया था। जो रिटन मैंडेट, अगर आप मुझे किताब बताते कि ये आपने पॉइंट डिस्कस करना है तो मैं वो ले आता, जो लेटर्स थे मेरे पास मौजूद हैं। I agree on your point, sir. तो वो मैंडेट से तजावुज किया था, मसला सिर्फ मैंडेट से तजावुज करने का था। सही। क्या वो जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे या गलत कह रहे थे, एक अलग कहानी है। शायद वो ठीक कह रहे होते, लेकिन जो मैंडेट दिया गया था उनको, उस कमेटी को जिसको हेड करते थे वजीउद्दीन साहब, वो मैंडेट से तजावुज कर चुके हुए थे, तो उसकी बेसिस के ऊपर तनाज़ा खड़ा हुआ था। ठीक है, आपने कल जो सुप्रीम कोर्ट में आपके सामने सवालात रखे गए, उस सवाल का एक सादा सा सवाल आपके सामने रखता हूं। आपके ख्याल में जो हालिया इलेक्शन हुआ जिसमें बैरिस्टर गौर चेयरमैन बने, जैसे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट तस्लीम नहीं करते, उसमें जो आपका ड्यू प्रोसेस था पार्टी का वो फॉलो हुआ रऊफ हसन साहब के ख्याल? 100% हुआ जी, बिल्कुल हुआ है। मैं 2 बातें करूंगा इसका, शायद 2 मिनट लगे। देखिए, हमें पेशावर में इलेक्शन करवाने की क्यों जरूरत पेश आई? हमने इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा, इन्होंने हमें प्रोटेक्शन नहीं दी, सिक्योरिटी नहीं दी। हमने रावलपिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखा, इन्होंने भी हमें प्रोटेक्शन नहीं दी। हमारे पास रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, हमारे पास है। गौर साहब को चाहिए था कि वो भी बयान कर देते, कल सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अभी डॉक्यूमेंट अल्टीमेटली हमें सिर्फ पेशावर की एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोटेक्शन दी। अच्छा, बाय द वे, हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा और इलेक्शन कमीशन ने
खुद लेटर्स जो थे वो लिखे इंक्लूडिंग पेशावर एंड इस्लामाबाद कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, जिसका कोई जवाब नहीं आया। वो चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को वो बात भी कंसीड करता। सिर्फ पेशावर से हमें इलेक्शन की उसकी सिक्योरिटी जो थी वो इंश्योर हुई। उसके बाद वहां हम गए, वहां इलेक्शन करवाया। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट उन्होंने लगाया जी कि आप इसको कुछ अपोज नहीं किया। मेरा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन को, आपके प्रोग्राम से मैं कर रहा हूं कि जी मुझे किसी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन रिजल्ट निकाल के मुझे बता दें जिसमें सिटिंग जो चेयरमैन है उनका हेड है उसको अपोज किया गया। बड़ा चैलेंज है रऊफ हसन साहब, प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन कमीशन के जो मरवजा कवानीन है उसमें हर पार्टी ने अपना तरीकाकार खुद देना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा ये प्ली क्यों लेती है कि फलां के साथ ये हुआ, हमें उसके इक्विवेलेंट किया जाए? नहीं, क्यों नहीं? अब इलेक्शन कमीशन का तो एक ही रवैया होना चाहिए ना, रूल तो एक ही है। आपके ऊपर भी वही अप्लाई होना चाहिए, मेरे ऊपर भी वो अप्लाई होना चाहिए। क्या बात है कि जी हमारे ऊपर कुछ स्पेशल रूल्स अप्लाई किए जाते हैं जो कि बाकी पार्टीज के ऊपर अप्लाई नहीं होते। अगर ये रूल जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर ये रूल अप्लाई करें साहब, तो पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इलेक्शन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये एक अच्छा, कल कोर्ट में एक सवाल आपके वकला से पूछा गया कि जो 91 आपके लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बिला मुकाबला मुंतखब हुए, उन्हें 50,000 रुपए फीस देना थी। क्या उस फीस का कोई रिकॉर्ड है? आप ना उसका कोई बैंक रिकॉर्ड दे सके ना कैश का रिकॉर्ड दे सके। आप ये बात है कि जी उन्होंने पैसे देने थे, अगर ये तो पार्टी के इंटरनल डिस्क्रेशनरी फैसले हैं ना जी, क्या वो इलेक्शंस उसकी बेसिस के ऊपर वो नल एंड वॉइड हो सकते हैं? अगर उन्होंने नहीं दिए तो दे देंगे। ये पार्टी और उन लोगों के दरमियान मामला है, वो पार्टी के लोग हैं। इलेक्शन कमीशन को तो आपने ये तरीकाकार बताया हुआ था कि हम इसके तहत फीसेस लेंगे जो नहीं ली गई, जिनका कोई सबूत नहीं है। अगर ली भी गई हैं तो कोई कागजी सबूत नहीं है। अगर सबूत हैं तो वो दे दिए जाएंगे, लेकिन अब तो फैसला अदालत में नहीं दिए गए सर। वो फैसला देखिए, बस 20 डेज में इलेक्शन करवाने का ऑर्डर किया गया जनाब। उसके बाद 7 दिन में, और 12 दिन में आपने करवा दिए। आपने 8 दिन आपके पास थे। हमने करवाने थे, करवा दिए। उसके बाद हमने दे दिया, सारा कुछ कर दिया। अगर हमारे पास वक्त और होता तो ज्यादा एलेबरेटली करवाते। और बाय द वे ये अनाउंसमेंट हुई थी, सारा कुछ हमने किया था। मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मौजूद रहा था इन तमाम दिनों में एज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड प्रिंसिपल स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी। आई वाज देयर, सो वी न्यू एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है। लोग आके अपना नॉमिनेशन फॉर्म्स जो थे वो जमा करा रहे थे। सो इलेक्शन कवायद ज़वाबत के, पार्टी के कवायद ज़वाबत के मुताबिक हुए। हाँ, इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्शंस कुछ और थी, उन्होंने कोई और फैसला करना था, वो उन्होंने कर दिया। हम उसके लिए भी तैयार थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया सर, 3 रुकनी बेंच। तो ठीक है, उन्होंने कर दिया, उनके भी फैसले हैं, पहले भी आए हैं। वो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी दे रही है फैसले, और भी कोर्ट्स फैसले दे रही हैं। हम तो उन सब के लिए तैयार हैं। हमें वी फील दैट वी आर नॉट गेटिंग जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान और द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। और हमारे पास एलेबरेट प्रूफ मौजूद है जो हम सबमिट कर सकते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आजाद हैसियत से कितनी सीटें सिक्योर कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जितने भी लोग आपके खड़े होंगे, गो कि उसमें भी अभी बहुत से टिकटों पे तकसीम के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब के भी गुज़िश्ता रोज तक के ट्वीट हैं कि उन्होंने बानी को बताया है पार्टी के कि ये प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने उमैर नियाजी को अहकामात दिए हैं। तो टिकटों की तकसीम पे खिंचातानी खत्म हो चुकी है या अब तक है? किसी पोलिटिकल पार्टी में ये बैटल जो है कंटिन्यू करती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, खासकर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पीटीआई है। वहाँ बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मुतमन्नी होते हैं कि उनको टिकट मिले, अगर ना मिले तो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो उसका इजहार मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। अगर हमारी पार्टी में भी इसका इजहार किया जा रहा है तो वो कोई अनहोनी बात नहीं है। अब अभी PMLN में हुआ है, सारा कुछ हुआ, मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा उसको, लेकिन ये है, ये एक होता है। हर कोई बंदा जो फील करता है दैट ही इज द मोस्ट डिजर्विंग। रऊफ हसन साहब, आपके ख्याल में, अंसार अब्बासी साहब का आज का एक कॉलम है, वो कहते हैं कि जो वकला को मेन लीड रोल देना है पार्टी में, वो बैकफायर कर गया। आपके ख्याल में ये ठीक है? अंसार अब्बासी साहब का ओपिनियन है गलत? नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, और उसका कोई रीजन वकला को मैं आपको बता देता हूँ। वकला को आगे लाने का चेयरमैन साहब भी हमारे एक वकील हैं, बड़े एस्टैब्लिश्ड वकील हैं, और भी हामिद खान साहब हैं, और भी बहुत लस्ट्रियस लोग जो हैं वो इस प्रोफेशन से, वो हमारे में हमने दिए भी हैं। सलमान अकरम राजा साहब को हमने टिकट दिया है, वो भी लड़ेंगे, और लतीफ खोसा साहब को टिकट हमने दिया, वो लड़ेंगे। देखिए, 2 वजूहात थी। एक तो ये था कि जी जो रियासत का अताब हमारे ऊपर नाजिल हो रहा है पिछले 2 साल में, और ख़ासकर सिंस मई ऑफ दिस लास्ट ईयर, वो इतना अनबेरेबल था। लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों ने जो जुर्रत और जिस हिम्मत का मुजाहरा किया वो आप सब लोगों के सामने आप देख लीजिए। अब 8 साल हो रहा है तकरीबन उनको, वो जेलों में हैं, और उनको बेल के ऊपर बेल उनको मिलती है, और वो उसको रीअरेस्ट करते जाते हैं। एक हमारे कुछ लोगों को 25-25, 26 दफ़ा रीअरेस्ट किया गया। तो उसमें हमें एक ऐसी कम्युनिटी की ज़रूरत थी जो कि रियासत का ज़्यादा एक इफेक्टिवली मुकाबला कर सकें। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं तो वो उसमें जो वकला हैं वो
अपने हकूक के लिए उनमें इतनी हिम्मत है कि वो निकल के रियासत का मुकाबला कर सके। क्या रऊफ हसन और उनकी जमात 8 फरवरी ऑनवर्ड्स कोई जुडिशियल मूवमेंट प्लान कर रहे हैं? हमने ऐसी कोई बात अभी तक तो नहीं सोची है, लेकिन आपकी बात से मुझे ये तासुर मिलता है, आपने कहा कि हमने वकला आपने मेरी बात सुनी नहीं है सारी। अच्छा, मेरी बात सुन लेते तो है। तो ये एक तो ये था कि जी वकला ILF जो है वो PTI का एक बहुत वाइब्रेंट और बहुत इफेक्टिव हिस्सा रहा है थ्रू आउट द ईयर्स। तो उनको शायद पास में भी ये कंप्लेंट थी कि उनको उनका ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। एक वो थी। दूसरा स्ट्रेटेजिक एलिमेंट जो था वो ये था कि ये वो लोग हैं जो कि इस फस्तायत का मुकाबला ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। सो ये इन दो फैक्टर्स को कंबाइन करके हमने उनको कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स हमने उनको ज़्यादा सीटों के ऊपर एडजस्ट किया है। लेकिन आपके ख्याल में आपको उतनी सपोर्ट मिल सकी वकला से या नहीं मिली? आई थिंक वो हमारे साथ हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए जो टीम्स हमारी 182 से ज़्यादा जो खान साहब के खिलाफ मुकदमे हैं उनको लड़ रही हैं। बाहर से भी हमने वकला लिए हैं जो कि नॉन पार्टी हैं, लेकिन बल्क ऑफ देम आर पार्टी पीपल। बड़ी उनकी कमिटमेंट है। वो मतलब हर मुकदमा जो है वो बहुत एफिशिएंटली लड़ रहे हैं। PTI नजरियाती प्लान B गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही फ्लॉप हो गया। क्या ये फैसला कोर कमेटी का था, खान साहब का था, कोई मुआहदा PTI नजरियाती के साथ हुआ था? बाकायदा मुआहदा हुआ हुआ। हमारे पास जो कॉपी है उसमें एक फरीक के दस्तखत हैं, आपके फरीक के दस्तखत जी वो आपको मिल जाएगा जी। उनके हैं, उनके दस्तखत है तो उनके दस्तखत वाली कॉपी हमने देखी हुई है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो जाली हैं और वो स्टाम्प पेपर्स को भी जाली करार दे रहे हैं। देखिए वो आप उनका मेरा ख्याल है कि मुआयना करवा लीजिए उन कॉपीज का, तो मेरा ख्याल है आपको खुद पता चल जाएगा कि वो जाली नहीं है। वजह कोई और है, जो वही वजह है जो कि पहले 2 साल से होती रही है, जो हमारे मेंबर्स के साथ किया जाता रहा है, हमारे नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने के ऊपर किया जाता रहा है, उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके साथ जो हाल हुआ है। और अभी हम और एक्सपेक्ट करते हैं कि जी मूविंग ऑन टू द इलेक्शन डे ये चीज़ें रिपीट होंगी। हमारे जो मेंबर्स हैं उनके साथ हुए हैं। तो कल नजरियाती के साथ भी वही हुआ है, गायब हो गए थे। सो उसके बाद वो जब आए तो फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी। वो भी एक ट्रेडिशन चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद अगर आप सिर्फ थोड़ा सा 8 फरवरी को जो भी आपके उम्मीदवार इंडिपेंडेंट हैसियत में जीतते हैं, आपको लगता है कि वो भी इंटैक्ट रहेंगे या वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? देखिए हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं। जो कुछ अगर आप पास्ट की 2 साल का अगर लेते हैं, आप हिस्ट्री को करते हैं, तो हमें इस चीज़ का एहसास है कि जी उनके साथ भी उसी किस्म का। आपको मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 8 फरवरी के बाद भी नजर आ रही हैं? हो सकता है जी, हो सकता है। लेकिन हमारी हत्तल बसा कोशिश है एज ए पार्टी और कोर कमेटी के लेवल के ऊपर कि हमें वक्त मिला है, हम उसको रीएवैल्यूएट करेंगे कि कौन सा बंदा जो है उसके बारे में हम ज़्यादा यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये पार्टी का पुराना कारकुन है, स्टॉलवर्ट है और पार्टी के साथ। मतलब वो जो पहले लिस्ट जारी हुई है उसमें अभी भी रद्दोबदल हो सकती है? अभी हमारी लिमिटेशन है ना, बस इसी हदूद के अंदर, इसी लिमिट के अंदर ही हम ऑपरेट कर सकते हैं। हम ये इंश्योर तो नहीं कर सकते कि जी रियासत इनमें से किसी को नहीं उठाएगी या रियासत ना उठाए, वो हमारी पहुंच से बाहर है। तो हमने तो अपने तय कोशिश करनी है कि बेहतर से बेहतर उम्मीदवार को सामने रखें, जो कि हमारे खान साहब ने हमेशा 2 बातें की हैं जो प्री रेक्विजिट्स हैं। नंबर 1 इंटेग्रिटी, पर्सनल इंटेग्रिटी, नंबर 2 लॉयल्टी टू द कंट्री, टू द पार्टी। ये चीजें इसकी बेसिस पर जो पूरा उतरता है। गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में जो भी आपने सियासी फैसले किए, आप उनका लाजमी सी बात है बहसीत पार्टी तर्जुमान दिफा करेंगे, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जिन्हें सियासी तौर पर गलत कहा जा सकता है, कुछ फैसले ऐसे हैं जहां पर कानूनी ग्राउंड्स पे आपको कानूनी ग्राउंड्स लेने थे, वहां पर भी आपने नैरेटिव का ग्राउंड लिया। और अभी तक हमें यह नजर आता है कि बयानिए की बुनियाद पर ना अदम एतमाद की जंग जीत सके, ना बल्ले के इंतखाबी निशान की। तो फिर ये बताइए कि आप क्यों ये तस्लीम नहीं कर लेते कि गलतियां हुई? देखिए जहाँ तक आपके सवाल का उसके मैं जवाब दूँ, एक मेरी ज़ाती ये राय है और मैं इसके बारे में बहुत दफ़ा लिख भी चुका हूँ कि मेरी इतनी उम्र है कि मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है। मैंने रियाज साहब का मार्शल लॉ भी देखा है और भी शरफ साहब का भी देखा है, उससे पहले भी थोड़ा बहुत मुल्क साहब का भी था, फिर मुल्क को 2 लाख होते हुए देखा है हमने। ये मुल्क डिटीरिएट करता रहा है। क्या वजूहात हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम उनको डिस्कस कर सकें, लेकिन मेरा वो जो सवाल एक वक्त आता है, मैं आ रहा हूँ उस पर, एक वक्त आता है कौमों की तारीख में जबकि कुछ एक किस्म की जद्दोजहद जो है ना वो नेसेसरी हो जाती है। ये वो वक्त है जिसमें से हम गुजर रहे हैं और इस मुल्क की सर्वाइवल की जद्दोजहद जो है वो PTI के खाते में आई है। हम वो जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी अदारे से दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी और बंदे से या किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें इस मुल्क से प्यार। 30 सेकंड्स गलतियां तस्लीम करने में हर्ज क्या है सर?
अगर गलतियां आप बताएंगे तो हम बात कर देंगे, इंडिविजुअली बात कर देंगे। गलतियां हर सब से होती हैं, हमसे भी हुई हैं, इस बारे में कोई शक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उनको तस्लीम करना भी कोई मेरा ख्याल करना चाहिए हमें। बिल्कुल, लेकिन यह कि मोर इम्पॉर्टेंटली उन गलतियों से सीखना चाहिए ताकि आगे वो रिपीट ना हो। आप सीख गए हैं कुछ? बहुत कुछ सीखा है हमने, वक्त के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। रऊफ हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, रऊफ हसन साहब हमारे साथ थे, सारी सूरत हाल पर, पार्टी का मौक़िफ़ और जो आने वाले दिनों की सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं तो मज़हर अब्बास साहब, पीजे मीर साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार नसरुल्लाह मलिक साहब। तीनों मेरे ऐसे सीनियर्स हैं और तीनों मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है। तीनों के सामने सबसे पहले जाने से पहले चाहूँगा कि पीजे मीर साहब की तरफ जाऊँ। मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि वो लंदन में है। पीजे साहब, लंदन से बैठ के कोई लंदन प्लान चल रहा है या कल के फैसले को कैसे देखते हैं? लंदन प्लान कोई भी नहीं चल रहा। लंदन में वो कुछ आप कह लो कि डिसअपॉइंटमेंट ही नजर आ रही है ऑन द डिसीजन। लेकिन जज है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना है, जो भी है सुप्रीम कोर्ट है, आप chaotic कंडीशंस तो नहीं करनी है। बट बहरहाल कईयों को जजमेंट पसंद है, कईयों को नहीं पसंद है। यही चल रहा है लंदन के अंदर। और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि अगर आप जमहूरियत चाहते हैं तो फिर आप एक पार्टी तो किस तरह आप हटा सकते हैं? बिल्कुल उसको वो आप टेस्ट कर लें, आप मार्केट में जाएं, इलेक्ट्रेट में ले जाएं, इलेक्ट्रेट जो उसका फैसला करती है, लेट देम डिसाइड। आई मीन, एक आदमी कोई भी हो, मैं जज साहब की बात नहीं कर रहा, कोई भी आदमी हो, वो क्या पार्टी की डेस्टिनी और उसका फ्यूचर और डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या उन्होंने डिसाइड करना है या अवाम ने डिसाइड करना है? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो अगर आपने टेनेट्स को आपने साइड पर रख के कह देना है नहीं ये आउट है वो इन है, तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। और फिर सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं, जो आज अभी आपने बिलावल का भी सुना कि अब तो सिर्फ दो पार्टीज हैं, तो बाकी कोई नहीं, तो व्हाट डेमोक्रेसी आर वी टॉकिंग अबाउट हियर इन दिस कंट्री? बिल्कुल, ये एक चीज है। पीजे साहब, एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। मज़हर साहब, पीजे साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट है। आपको कैसा लगता है कल का फैसला? क्या आप भी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं? शायद मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि जो रुझान चल रहा था, और ये हमेशा होता है कि जो पार्टी ज़ेरे अताब होती है उसके रुझानात जो चल रहे होते हैं उसी के मुताबिक फैसले हो रहे होते हैं। चाहे एक फ्रंट पे देख लें, दूसरे फ्रंट पे देख लें, तीसरे फ्रंट पे देख लें। कब इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए, नज़र आ रहा था कि माइनस इमरान जो है वही मामला आगे बढ़ेगा। फिर कुछ ऐसा तासुर मिला कि शायद माइनस इमरान से भी मसला हल नहीं हो रहा, तो माइनस पीटीआई कर दिया गया। मादी में हमने देखा कि माइनस पीपल्स पार्टी भी करने की कोशिश की गई, इलेक्शन सिंबल दिया गया, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन कराया गया। ये सब क्या था? ये तमाम एक पार्टी को आउट करने के लिए तमाम पार्टियों के इलेक्शन सिंबल, यानी प्रैक्टिकली जो डेमोक्रेसी में था कि पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं हुए, उस नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए। तो ये मजाक हमारे यहाँ होता रहा है और ये मजाक आज भी हो रहा है हमारे यहाँ। देखिए, इस तरह हो सकता है कि 2008 फरवरी का इलेक्शन भी हो जाए। पीटीआई के लोग कोशिश कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, जीतते हैं नहीं जीतते, कितने जीतते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो किसी पार्टी को इस तरीके से डिफ्रेंचाइज करने की, किसी पार्टी को इस तरीके से बाहर करने की, इससे बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। देखिए, हमारी रियासत के जो 4 सुतून हैं, मुझे तो उन चारों में दरारें नज़र आ रही हैं। और चारों सुतून में अगर दरार आ जाए तो आप समझ लें कि इमारत कितनी कमज़ोर हो जाती है। आला अदलिया का जो पूरा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 70 साल का, वो बहुत दागदार है और दाग मिटाए नहीं जा रहे। ये जो सूरत हाल है, ये इस तरह के मौके होते हैं। आप बिल्कुल शायद अकॉर्डिंग टू द लॉ हो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए
कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी मजहर साहब, आपने कहा अकॉर्डिंग टू द लॉ, इस पर मैं आगे चल के बात करूंगा। अब तीनों मौजूद मेहमानों से चाहूंगा कि नसरुल्लाह मलिक साहब का टेक भी इस पे ले लूं, जैसे कि आपने भी तकरीबन वही बात की है जो पीजे साहब जैसे डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, आप भी तकरीबन उसी तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, दो सीनियर्स तो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, आपको क्या वाइब्स आ रही हैं और आपकी ओपिनियन क्या है इस पर? देखिए शायद रिंद साहब, मजहर अब्बास साहब मेरे भाई भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं। पीजे मीर साहब से मेरा एक पुराना मोहब्बत का रिश्ता है। अब दोनों की बात मैं मानने को तैयार हूँ। वो इसलिए कि ये दोनों जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने दोनों ने साकिब निसार साहब की गलतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और इफ्तिखार चौधरी की जो जुडिशल एक्टिविज्म थी उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। और अगर आज ये दोनों समझते हैं कि किसी सियासी जमात के साथ ज्यादती हो रही है और ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं इनकी बात तो सुनने को तैयार हूं। अलबत्ता मैं उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हूं जो साकिब निसार साहब की अदालतों में मिठाई बांटा करते थे। जब एक सियासी जमात को किनारे से लगाया जा रहा था, एक मुल्क के वजीर आजम को जब निकाला जा रहा था, तो वो साफी जो जश्न मना रहे थे, मैं उनकी बात या उनका तज़किया सुनने को तैयार नहीं हूं। वो कल भी बायस थे, वो आज भी बायस हैं। बिल्कुल ठीक। कल उनकी पार्टी इक़्तिदार में आ रही थी इसलिए वो जश्न मना रहे थे, आज उनकी पार्टी इक़्तिदार से निकाली जा रही है इसलिए वो चीखें मार रहे हैं। या तो ये आवाज उस वक्त उठाई जानी चाहिए थी जब आप सियासी जमातों को कान से पकड़ के इक़्तिदार से निकाल रहे थे और इमरान खान साहब कंधा फराहम कर रहे थे। इमरान खान साहब कभी एम्पायर की उंगली की बात कर रहे थे, कभी अदालतों से रिलीफ लेने की बात कर रहे थे, कभी कंधे पे हाथ मार के कह रहे थे जर्नलिस्टों को कि भाई फैसला उन्होंने कर लिया, उन्होंने निकालना ही निकालना है नवाज शरीफ को। यानी उस वक्त आपकी जमहूरियत कहां थी? उस वक्त आपके अदालती फैसले कहां पे थे? आपने अदालतों का इस्तेमाल किया और उसने मुल्क की एक बड़ी पार्टी को इक़्तिदार से निकालने के लिए आपने ये सारा खेल खेला। आज अगर आपके साथ कहीं ज्यादती हो रही है और बेशतर जगह पे हो भी रही है, तो मैं समझता हूं आपको चीखना चलाना नहीं चाहिए। आपने जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा था। आपने दो बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, उन पर आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन उन्होंने एक बात तय कर ली थी कि हम किसी को इक़्तिदार से निकालने के लिए कंधा नहीं देंगे। आपने दोनों को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मतून करार दिया। इस मुल्क में आपने कहा इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं करेगा, इनसे कोई सलाम नहीं लेगा। आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसी इजलास में जाने से इसलिए माजत कर ली कि आपको अपोजिशन लीडर से सलाम लेना पड़ना था। यानी आपने वो इंतहा पसंदी की सियासत की जिसके नतीजे में आप अकेले मैदान में रहना चाहते थे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मिलकर बाकियों को सबको आप फांसी पर लटकाना चाहते थे। आज आपके साथ ये होना था। जब आप इस तरह इस्तेमाल होते हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब, पेपर बना के नसरुल्लाह मलिक साहब, एक नुकता, कानूनी बात वापस आएंगे तो मैं आपको कानूनी बात जी कानूनी पॉइंट्स पर जाने से पहले आपने जो बात की कि दो जमातें फैसला कर चुकी थी, तो हमने देखा फिर मियां साहब काला कोट पहनकर मेमो गेट में पहुंचे थे अदालत। मियां साहब, मलिक साहब, कोई इतनी आइडियल सिचुएशन उन दोनों जमातों के दरमियान भी नहीं थी। शायद रिंद साहब देखिए, उस पर भी बड़ी बहस की जा सकती है, काला कोट पहनकर गए क्यों गए। लेकिन आपको याद है 2013 से लेकर 2017 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद साहब की तकरीर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा था मियां साहब आप पार्लियामेंट में बैठे रहें, हम आपको किसी गैर आईनी तरीके से नहीं निकालने देंगे। और पीपल्स पार्टी ने साबित करके दिखाया। बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूं कि ठीक है, गलतियां उन्होंने की, वायलेशन भी की होगी, लेकिन मजमूई तौर पर यह माहौल बन गया था कि हम किसी को इक़्तिदार से निकालने के लिए धरने के जरिए, जुलूसों के जरिए इक़्तिदार से नहीं निकालेंगे। बिल्कुल ठीक। अब जरा मलिक साहब, मैं चाहूंगा कि पीजे साहब को भी ऐड करूं और मजहर साहब को भी। पीजे साहब और मजहर साहब दोनों के लिए मैं 3-4 जो बुनियादी सवाल कल की प्रोसीडिंग्स में हमें नजर आए, उसमें सबसे पहला सवाल यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो इस बात में नाकाम रही कि अदालत को यह कन्विंस करे कि उनके अपने जो इंतखाबात हैं अपने आइन और जवाबित के तहत हुए। दूसरा, उनसे सवाल किया गया जब उन्होंने इल्जाम लगाया बदनीयती का इलेक्शन कमीशन पर, जब यह सवाल किया गया कि आप उसे साबित कर सकते हैं, तो वो इल्जाम वापस लिया गया। फिर जब उन्हें यह कहा गया कि आपके जो 91 लोग बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, क्या उन्होंने पार्टी की फीसेस दी हैं, उसका कोई रिकॉर्ड फराम करें, वो भी नहीं कर सके। तो कानूनी नुकात पे जब आप अदालत को कन्विंस नहीं कर सके, तो गैर मामूली हालात में सिर्फ नैरेटिव की बुनियाद पे फैसला चाह थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पीजे साहब देखें, ये क्या केस, ये इन जो आपने जो पॉइंट्स रेज किए हैं, ये जो अदालत लगी है, ये इन पॉइंट्स के लिए लगी थी। और भाई ये तो अदालत लगी थी इसके के निशान के ऊपर, बल्ले के निशान के ऊपर। तो अगर आप देखें ना, मैंने तो सारी प्रोसीडिंग्स देखी हैं, वहां तो इस तरह क्वेश्चन थे कि जो आपका जो डिफेंडेंट है वो तो बात नहीं कर सकता। आई मीन ही वाज बीइंग डीट। यहाँ मैंने
QC से बात हुई है मेरी कल, QC से बात हुई है, बैरिस्टर से बात हुई है, वो कहते हैं दिस इज नॉट हाउ वी कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स इन दिस कंट्री। वहां तो आपने वो उसको इस तरह कर दिया कि इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं वहां। और भाई आप भले की बात करो ना, आपका एक कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट एक डिसीजन देता है, दूसरा ऑनरेबल कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट एक डिसीजन देता है। आपने अब इस दोनों के आपने रखना है, या तो आप कह रहे हैं कि एक कोर्ट ठीक है दूसरा कोर्ट गलत है। देखो ना, यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन एक जुडिशरी की हो रही है। ठीक है, आपके पास गए, आप बड़े हैं, आप सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन आप उन दलाइल को तो सुने तो सही। आप कहीं लगे फीस क्यों है, वो क्या है, फलाना क्या है। ओ भाई, दैट वाज नॉट द केस। द केस इज कि आप बताएं कि भाई ये निशान इसको इसके मुतालिक आप बात करें। अब दूसरी चीज क्या आई है, जिन लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स दिए हैं इस निशान के ऊपर, निशान खत्म हो गया, अब वो क्या करेंगे मुझे बता दो, लीगल प्रोसेस का क्या है बताएं मुझे आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका नुक्ता अपनी जगह पे अहम है पीजे साहब, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पेशावर हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिला था, इलेक्शन कमीशन ने अपने जो ग्राउंड्स रखे थे, अदालत ने तो उन्हें ही सुनना था पीजे साहब। बिल्कुल उनको सुनना था, यस, लेकिन फिर आप एक चीज देखें ना, हर चीज को जज जो होता है हम उस पर बड़ी उम्मीद रखते हैं कि वो एक जज है, वो फज नहीं करेगा, वो जज रहेगा। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनके आपने फैसले पहले देख लिए, जिस तरह नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा जो हुए हैं बोले हम। क्वेश्चन इज आपने भुट्टो साहब के साथ क्या किया है मुझे बताए ना, इतने ऑनरेबल जजेस होते हैं, क्या किया है? नसीम हसन शाह ने तो अपने शौक के अंदर एडमिट किया था कि उससे गलती हुई है एंड ही हैड टू सेव हिज बैक साइड। द क्वेश्चन इज कि अगर आपने इस तरह करना है तो फिर आप आगे अपना जस्टिस सिस्टम नहीं ले जा सकते। आप भले जस्टिस याकूब अली खान जब जनरल ज़िया ने कहा था कि ये करो, ही रिजाइन एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आपको ऐसे जज चाहिए, नॉट जजेस हु कॉम्प्रोमाइज एज एंड व्हेन नेसेसरी अपनी जान बचाने के लिए। मजहर साहब यहाँ बिल्कुल ठीक। पीजे साहब 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, वही सवाल मजहर साहब के सामने रखूंगा। मजहर साहब, जब लीगल मामला था तो लीगल ग्राउंड्स ही जब कमजोर होंगे तो गैर मामूली हालात पे सिर्फ बुनियादी जो जिसे कहते हैं हुकूक पर वोटर के रिलीफ मिलना आपके ख्याल में नजर आता था और मिलना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई की लीगल टीम में बहुत डिसजॉइंटेड सी लग रही थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया था कि बेंच बैठी हुई थी और लतीफ़ खोसा साहब कहीं गायब थे, आए नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डे लगाया गया। शोएब शाहीन साहब बिल्कुल उनके जो आर्गूमेंट्स थे बड़े कमज़ोर लग रहे थे। एक तरीके से लगा ये तासुर ये मिला कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी नज़र आती है, इंटरनल कोई प्रोफेशनल राइवलरी भी नज़र आती है। फिर इनमें से ज़्यादातर लोग अब कैंडिडेट्स भी हैं, पीटीआई के कैंडिडेट्स भी हैं, वो भी एक बड़ा मसला था। तो वो अपनी जगह है, सारा मैटर अपनी जगह है। लेकिन मेरा कंसर्न ये था कि इतनी मैसिव और इतनी ऐसी कभी स्क्रूटनी किसी और सियासी जमात की इंट्रा पार्टी की क्यों नहीं हुई। अब उसका एक जवाब ये पेश किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि चूंकि उनकी पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स की थी, विच इज अ वैलिड पॉइंट, कि उनके अंदर पार्टी के कुछ लोगों ने कंप्लेंट की थी, इसलिए उसको एड्रेस करना इलेक्शन एक्ट के तहत ज़रूरी था। सवाल ये है कि जिन 13 जमातों को इसी बुनियाद पर नोटिस दिए गए, वहाँ कितनी कंप्लेंट्स थी, वहाँ कोई कंप्लेंट आई थी? और जिन जमातों को नोटिस दिए गए, ज़रा उन जमातों का नाम देखें, उन जमातों का साइज़ देखें। क्या इलेक्शन कमीशन ने उन जमातों का उसी तरह स्क्रूटनाइज किया कि इनका इलेक्शन, इनके यहाँ तो पार्टी नज़र नहीं आती तो इलेक्शन कहाँ से होंगे? वो पार्टी तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको कोई क्राइटेरिया पूरा होना है। तो ऐसी जमातों को मिसाल बनाई गई, क्योंकि ये सवाल उठ सकता था कि एक ही पार्टी के साथ क्यों, कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग फर्ज करें, वो उसकी मिसाल दी गई। क्या है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की? आज तक कभी आपने किसी कमेटी की, किसी इलेक्शंस की, किसी इस तरह की कोई चीज सुनी है? या और जमातें, जनरल मुशर्रफ के अलावा एक आध लोग ही नजर आए हमें। तो अब सवाल ये है कि जब ऐसी जमातों को मिसाल बना के ली जाएगी, एक ऐसी जमात के साथ जोड़ा जाएगा जो जिसकी मैसिव फॉलोइंग है, आप नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3, लेकिन तीन जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें से एक पार्टी है,
तो उसकी जब तो ये सवालात तो बनते थे इलेक्शन कमीशन से कि क्यों एक पार्टी को इतनी ज्यादा एक पार्टी के लिए वो थी। अब उस पार्टी से अपनी गलतियां, अकबर एस बाबर के हवाले से जो सवाल किया गया उसका जवाब नहीं दिया पीटीआई ने कन्विंसिंगली कि भाई अगर निकाला है तो कोई तो होगा ना आपके पास लेटर, किसी को एक नोटिस दिया गया होगा किसी को। और इरोनिकली कि हामिद खान जो पार्टी के साथ आज स्टैंड कर रहे हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, ये वही हामिद खान थे जिन्होंने 2013 में इमरान खान से। मतलब साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आता हूं तो नसरुल्लाह मलिक साहब से इस पे टेक लेके जरा फ्यूचर की बात करेंगे कि अब 8 फरवरी के इंतखाबात में क्या सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं। मजहर अब्बास साहब जो बात कर रहे थे उसी सवाल को लेकर जाऊंगा नसरुल्लाह मलिक साहब के पास, लेकिन मलिक साहब को एक एडिशनल क्वेश्चन भी दूंगा। अब 8 फरवरी के इंतखाबात में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा क्या मुकाबला देखते हैं? मलिक साहब, गुज़िश्ता सवाल के साथ एक एडिशनल क्वेश्चन। देखिए, मैं समझता हूं कि इस फैसले के हवाले से हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फायज ईसा की जो प्रोसीडिंग है उस पर तबसरा करने से पहले कुछ कानूनी रुकावट जरूर देख लें। हो सकता है कुछ सवालात इररेलेवेंट उन्होंने किए हों, लेकिन मुझे बताइए, पीजे मीर साहब भी हैं, मजहर अब्बास साहब भी हैं, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आपने क्या वकला से, पीटीआई के वकला से, क्या आपने जो इंतखाबात करवाए इंट्रा पार्टी, ये आपने पार्टी के आइन के मुताबिक करवाए? जवाब सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम इस बात को मानते हैं कि हमने पार्टी आइन के मुताबिक ये इंतखाबात नहीं करवाए। फिर उनसे पूछा गया कि आपने कहा इलेक्शन कमीशन ने बदनीति की बुनियाद पर आपके खिलाफ फैसला किया और इलेक्शन कमीशन आपके साथ बदनीति कर रहा है, आपके पास इसका कुछ सबूत है? उन्होंने कहा इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम ये बदनीति का इल्जाम वापस ले लेते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कह रहे हैं। बिल्कुल। फिर उनसे कहा गया कि आपने कहा कि जो पार्टी से जिस शख्स ने ये दावा किया है कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, वो पार्टी का मेंबर है अकबर एस बाबर, क्या पार्टी ने एक प्रोसीजर के तहत उसे बानी रुकन से हटा दिया और उसका कुछ सबूत मौजूद है? तो पीटीआई के वकला ने कहा कि अकबर एस बाबर को पार्टी से निकालने के हवाले से कोई एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या जो आपने इंतखाबात करवाए जिसके लिए फी रखी गई, क्या आपने फी वसूल की और ये बैंक में जमा करवाए? उन्होंने कहा नहीं, हमने कैश लिए, हमारे पास फी जमा करवाने का कोई सबूत नहीं है। आप मुझे बताइए, कल से डंडोरा पीटा जा रहा है और कैश की भी कोई रसीद नहीं है। ने बड़ा जुल्म कर दिया। भाई आपके वकला हर बात तस्लीम कर रहे हैं हमने गलत काम किया। जब आपके वकला, अब छोड़े इस बात को, बाकी सियासी जमातों ने भी गलत किए, इलेक्शन गलत किए होंगे, गलत होते हैं, जो आपका मुकदमा है उसमें आपने क्या किया? आपसे पूछा जा रहा है भाई आपने इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक करवाया, आपने कहा नहीं हमने नहीं करवाया। बट जब आप एविडेंस दे रहे हैं कोर्ट को, और कोर्ट के सामने क्या है? आपके बयानात, आपके सबूत और आपके पेपर्स। अब अदालत उसमें क्या फैसला करती है? मुझे बताइए, शायद साहब आप बैठे होते, आप बल्ले का निशान दे देते। किस लिए? मलिक साहब, 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा मैं, चूंकि सियासी 8 फरवरी का सवाल बाद में रखूंगा। मलिक साहब 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा। जो पॉइंट्स आपने उठाए, पीजे साहब, मलिक साहब ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप पीजे मीर साहब? देखिए, वो तो बड़े ब्लैक एंड व्हाइट में है जो बात हुई है कोर्ट, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। वो फैक्चुअल एक, लेकिन आपने इस फैक्चुअल पोजीशन से ऊपर भी जाना है ना। आपने जमहूरियत की बात करी है, जो मैंने पहले कहा, आपका जो फैसला है एज अ जज, दैट विल बी रिस्पेक्ट, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये अवाम देगी। बिल्कुल ठीक। जजेस डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ठीक। दे कैन यू ऑन द राइट ट्रैक। बिल्कुल ठीक। वो आपको राइट ट्रैक पे इवेंचुअल जो उसका जो नतीजा है और नताइज है वो अवाम के वोट से। बिल्कुल ठीक हो गया। पीजे मीर साहब 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा। मजहर अब्बास साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब ने जो पॉइंट्स उठाए, पीजे साहब ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। आप चूंकि कुछ इसी तरह की बात कर रहे थे, लेकिन मलिक साहब ने उसको जरा क्लियरिटी के साथ ज्यादा किया है। तो आपके ख्याल में सिर्फ नैरेटिव के बुनियाद पे ही रिलीफ मांग रही थी पीटीआई, जिसमें वो नाकाम रही रिलीफ लेने में? नहीं, देखिए, मैं तो एक बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूं ना कि ये अभी पीजे नसरुल्लाह मलिक ने कहा कि जी दूसरी जमातों से भी पार्टी इलेक्शन इसी तरह के हुए होंगे। अब यही एक बेसिक क्वेश्चन है
कि एक पार्टी को आप इस तरीके से स्क्रूटनाइज कर रहे हैं उसकी इलेक्शन, और बिल्कुल ठीक किया कर रही होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसका होना क्या चाहिए था? रियलाइजिंग के एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त वो है और वो इस फैसले के नतीजे में अपना इलेक्शन सिंबल खो सकती है। ये बात फैक्ट है और सबको पता होगी आज के पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्शंस नहीं होते उस तरीके से, नॉमिनेशंस हो जाती हैं, अनाउंस हो जाता है। तो सबसे बेहतर तरीका तो ये था। मजर साहब, इफ आई एम नॉट गेटिंग रॉन्ग, आपके और पीजे मीर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि मानते हैं सारी गलतियां हुई थी, लेकिन चूंकि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका था, इलेक्शन का माहौल बन चुका था, इस वक्त नहीं करना चाहिए था। नहीं भाई, ये मसला नहीं है। आपने क्यों जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का वो उठाया, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की, वो इस बुनियाद पे उठाया था ना कि उनकी पार्टी के कुछ मेंबरान ने आके ऑब्जेक्शन की थी इलेक्शन के ऊपर, यही था ना। अकबर एस बाबर और जो दीगर 13 लोग थे, मुझे बताए ना जिन 13 जमातों को स्क्रूटनाइज किया गया है उनके किन मेंबरान ने ऑब्जेक्शन फाइल की थी, और अगर नहीं की थी और इलेक्शन कमीशन ने ये सुओ मोटो किया था, तो वो सुओ मोटो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का क्या हुआ? क्या वो सुओ मोटो की और दीगर बड़ी जमातों का हुआ? जब ये नहीं हुआ तो इसलिए ये चीज मैलाफाइडी नजर आती है। और उसका तरीका क्या था कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मदर साहब एक मिनट एक सेंटेंस सिर्फ जी ये होना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को एक टाइम दिया जाता कि तीनों जमातों, और इलेक्शन होने दिए जाते जैसे एज इट इज हो रहे हैं, कि तीनों जमातों को स्क्रूटनाइज करें। अगर तीनों जमातों ने पार्टी इलेक्शन नहीं दुरुस्त कराए हैं तो उनके इलेक्शन सिंबल या उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला कर सकती थी। ये तो तरीकाकार होना चाहिए था। या तो वो तरीकाकार सारी पार्टियों के साथ आपके हिसाब से फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होती। बिल्कुल ठीक हो गया मदर साहब, आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड फिर ही होती जब तीनों के साथ। बिल्कुल ठीक हो गया। नसरुल्लाह मलिक साहब, इस सारे पॉइंट को आपने सुन लिया, इसको टेक ऑन करते हुए इलेक्शन की सिचुएशन अब क्या देखते हैं? क्या सिर्फ मियां साहब और बिलावल मैदान में नजर आते हैं आपको? देखिए, मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी गलती पे गलतियां की हैं, वो आज भी नहीं समझ रही। देखिए, शुरू से आप देख लें, अगर आप 9 मई के वाकया से पीछे चले जाएं, असेंबली में ना बैठना, इस्तीफे दे देना, अदम एतमाद की तहरीक के खिलाफ एक अजीबो गरीब मंतक लेकर आ जाना, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ आज तक नहीं समझी। इसलिए कि उनका जो एक पॉपुलिज्म का जो एक शौक है वो उनको आज इस तबाही के दाने पे लेकर आ गया। आज उनके सारे उम्मीदवार आजाद हो चुके हैं, मखसूस नशिस्तों से वो फारग हो चुके हैं। इंतखाबात जीतना तो दूर की बात है, अब इनके पास मेंबरान असेंबली नहीं रहेंगे। आप मेरी बात आज नोट कर लीजिएगा, तहरीक इंसाफ के लिए इतना बड़ा सेटबैक हो गया सिलेक्शन के अंदर कि आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए कि ये पार्टी अब तितर बितर हो चुकी है। बिल्कुल ठीक। पार्टी में चंद माह पहने वाले अब बिलावल और मियां साहब का मुकाबला कैसे देखते हैं मलिक साहब? पहुंचा देंगे, याद रखेंगे। मेरे ख्याल में अब तो आजाद जो है वो मुकाबला खुला जो है वो एक वॉकओवर मिल चुका है PMLN को, पीपल्स पार्टी को। सिंध में PTI के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, इसलिए कि वो सियासी फैसले सियासी समझबूझ के तहत करने को तैयार नहीं है। वो एक जज्बाती अंदाज में या मुल्क से बाहर बैठे हुए जिनका सियासत से कोई तल्लक नहीं है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के जरिए अपनी पॉलिसी बना रही है जो इसको आज इस तबाही के दाने पर ले आई है। मजर साहब, आप एग्री करते हैं मलिक साहब के इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वॉकओवर मिल चुका है, लेकिन एक जुमला मलिक साहब ने बहुत अहम कहा कि इंडिपेंडेंट्स के लिए बड़ा अहम रोल होगा 8 फरवरी में। मलिक साहब को मुझसे ज्यादा पता है पंजाब की पॉलिटिक्स किस तरह मैनेज हो रही है। ये क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी खुद बनी है? ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन खुद बनी है? एक सीरीज, एक सीक्वेंस जोड़ते चले जाए ना। पीटीआई ने कितनी गलतियां की हैं, बेशुमार गलतियां की हैं, उससे और ज्यादा 10 गलतियां। क्या सिर्फ इन्हीं बुनियाद पे पीटीआई आउट हुई है, या पीटीआई को आउट करने का फैसला बहुत पहले हो चुका है? क्या इसी बुनियाद पे इमरान खान आउट हुए हैं? इमरान खान को चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या उसके बाद इलेक्शन से बाहर करने का फैसला कोई एक नॉर्मल लीगल प्रोसेस की वजह से नहीं हुआ है।
वो एक हमें पता है मादी में जमातों और लीडरों के साथ नवाज शरीफ को जब आउट किया गया था और PMLN को बलूचिस्तान और दूसरी जगहों पे जिस तरह वो किया गया था, पाकिस्तान में भाई इलेक्शन मैनेज होते हैं। पाकिस्तान में पॉपुलर पार्टी की कोई हैसियत नहीं होती। 2/3 मेजॉरिटी पार्टी के वजीर आजम नवाज शरीफ को जिस तरह 12 अक्टूबर को उठा के फेंका गया था, तो वो तो सबके लिए आंखें खोलने के लिए काफी था। उसके बाद भी हमने तो गलतियों से तो PTI या PMLN ने सीखा। लेकिन मजहर साहब मेरा सवाल अब भी वही है। अब आप बिलावल और मियां साहब के मुकाबले में कहीं इंडिपेंडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद देखते हैं? देखिए, मुझे जाहिर है इंडिपेंडेंट होंगे या मुख्तलिफ तरीके होंगे, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह के अरेंजमेंट से कभी भी नहीं आती। और ज्यादा कंफ्यूजन होगा और ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, और मेरा ख्याल है हम उसी तरह फ्रजाइल डेमोक्रेसी के साथ आगे बढ़ेंगे। पीजे साहब, आपने सुना मलिक साहब को और मजहर अब्बास साहब को, आपका ओपिनियन क्या है कि अब माइनस PTI और माइनस इमरान खान और माइनस बैट का जो इलेक्शन है वो बिटवीन तीर और शेर के नजर आता है, लेकिन इंडिपेंडेंट्स के रोल को आप कैसे देखते हैं? इंडिपेंडेंस तो आपके पास 47 से नहीं आई है। आप किसकी बात कर? मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं सर। तो ये वो सब डिपेंडेंट हो गए ना। सही। हम इंडिपेंडेंट थे, ये अब सब डिपेंडेंट है। आप देख लें कि हर जो गवर्नमेंट आती है वो एक ब्लेसिंग्स के साथ आती है, वेदर नेशनल और इंटरनेशनल, और उसके बाद फिर आपका हाल यही होता है। सही। आज तक हम इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं, वो ठीक है, वो गलत है, ये गलत है। आपने अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को बहुत तबाह कर दिया था कि जब एक आदमी के पास 56% एक डेमोक्रेटिक वोट आया था और आपने उसको गवर्नमेंट नहीं दी, एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट, एंड दैट वाज द एंड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। सो जब डेमोक्रेसीज की हम बात करते हैं तो फिर डेमोक्रेसीज इस तरह नहीं चलती कि मेरे पास पावर हो और मेरी पार्टी हो, बाकी पार्टी को निकाल दो। ये जो जितने तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या इनका एक हक नहीं है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट। सो द क्वेश्चन इज, जब तक आप सारों को आप वो जो लफ्ज इस्तेमाल होता है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो जब तक वो सबको नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह मजहर भी कह रहे हैं, यू नो हर चीज बात हो रही है, तो क्या बात है मुझे बताएं कि ये पहले सबके साथ आपने एक जुमला इस्तेमाल किया, मेरे पास आखिरी 2-3 मिनट है, मैं चाहूंगा कि प्रिसाइजली आप बताइएगा। ब्लेसिंग्स, तो इस वक्त आपको ब्लेसिंग्स किसके साथ नजर आ रही हैं? तीर के साथ, शेर के साथ? ब्लेसिंग उसी के पास होगी जो बिहेव करेगा। अगर देखें ना, अगर आप कहते हैं कि वो सिलेक्टेड हुकूमत है, तो उसको चाहिए था ना, जो नसरुल्लाह साहब बात कर रहे हैं, उसको चाहिए था ना, यू नो, अपने हम की बात करे, मैं की बात ना करे, तो मार खा गया ना वो। सही। द क्वेश्चन इज आपने मिलजुल के चलना है, पीरियड। सिविल एंड मिलिट्री रिलेशनशिप हैव टू बी ऑन द सेम पेज। बिल्कुल। हमारी पोजीशन इस तरह है, इंडिया आपका एक एडवर्सरी है, अफगानिस्तान आपके साथ प्रॉब्लम है, उसके बाद तालिबान आपके साथ। पीजे साहब, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, आखिरी 2 से 3 मिनट है। नसरुल्लाह मलिक साहब, पीजे साहब ने 2 बातें की हैं कि ब्लेसिंग में जो बेस्ट बिहेव करेगा, आपको कौन बिहेव करता हुआ नजर आता है? और दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि क्या सफबंदी हो रही है? जिसकी पंजाब में नशिस्तें ज्यादा होंगी वो आपको बेहतर बिहेव करता हुआ नजर आएगा, और मुस्लिम लीग नवाज मुझे लगता यह है कि पंजाब की ज्यादा नशिस्तें लेकर आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। बाकी रही बात जो मजहर अब्बास साहब ने कही, मेरे ख्याल में बड़ी बुनियादी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है। हमारे यहाँ सियासी हुकूमतों को नहीं चलने दिया गया, लेकिन मजहर साहब की बात में आखिरी जुमला जो है वो सोचने वाला भी है और समझने वाला भी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI ने ये कभी सबक नहीं सीखा कि 2/3 अक्सरियत के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ये सियासी जमातों ने सबक नहीं सीखा। ये सियासी जमातें जब एक दूसरे को गिराने के लिए, इंतहा पसंदाना सियासत करके अपने आप को पॉपुलर करने के लिए एक दूसरे से इस हद तक झगड़ती रहेंगी कि एक दूसरे से सलाम भी नहीं लेंगी, तो तीसरी कुव्वत ताकतवर रहेगी उस वक्त तक जब तक सियासी जमातें अपनी परफॉर्मेंस, सियासी माहौल, जमहूरी अंदाज
और अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं लेकर आते, तब तक ये खेल चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तीनों मेहमानों ने इलेक्शन की सारी सिचुएशन के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी और लीगल गलतियां हैं उस पर बात की। रऊफ हसन साहब ने अपना मौक़िफ़ पार्टी का आपके सामने रखा, लेकिन एक बात हमें वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि गुज़िश्ता 2 सालों में, अगर हम इब्तदा करते हैं तहरीक अदम एतमाद के मामले से, उस वक्त से जो गैर सियासी फैसलों की इब्तदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की और उसका मुकाबला बयानिए के जरिए करने की कोशिश की, वही वतीरा जिसे कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के इंतखाबी निशान के चैलेंज में भी बरकरार रखा और बयानिए की बुनियाद पर रिलीफ लेने की कोशिश की। इन 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सबक मिल चुका है कि बयानिए की बुनियाद पर रिलीफ नहीं लिया जा सकता। सियासी जंग को सियासी अंदाज में और कानूनी जंग को कानूनी अंदाज में लड़ती तो रिलीफ ले सकती थी, और इन गलतियों को अगर सामने रखती है तो मुस्तकबिल की सफबंदी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आसानी होगी, और अगर नहीं तो फिर वो जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात ही रहेंगी। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।